गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस चैनल में हम लोग कोशिश करेंगे बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों की एक श्रृंखला उसको सॉल्व करने का। देखेंगे आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और संघ लोक सेवा आयोग जैसे बड़े से बड़े एग्जाम्स के लिए भी अपने आप को तैयार समझिए। बने रहिए इस चैनल में। थैंक यू। आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The differences in internal forces operating from within the earth are responsible for uneven surface of the earth। जो पृथ्वी के अंदर के जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जो अंदर से पैदा हो रहे हैं धरती के अंदर ही, वही कारण है हमारे पृथ्वी के ऊपर जो अनइवन सरफेस बना है। ये राइट। एक्सोजेनिक या एक्सोजेनिक फोर्सेस आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस एंड इंडोजेनिक प्रोसेस आर मेनली लैंड वियरिंग फोर्सेस। एक्सोजेनिक का मतलब होता है बाहर जो फोर्स लग रहा है धरती के ऊपर, और इंडोजेनिक में धरती के अंदर से जो फोर्स लग रहा है। तो एक लैंड बिल्डिंग होता है, एक लैंड वियरिंग होता है। तो बताइए कौन सा कारण। चलिए, आई थिंक इसका सही जवाब आपको मिल चुका होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, एक ही सही है। अर्थ क्रस्ट इज अ डायनेमिक। अर्थ का जो क्रस्ट है वो डायनेमिक है पूरा। इट मूव्स वर्टिकली, हॉरिजेंटली, लंबवत रूप से, क्षैतिज रूप से, ये गतिमान है। The differences in internal forces operating from within the earth, which builds up the crust, have been responsible for the variation in the outer surface of the crust. That mean ये जो डिफरेंसेस है, जो इंटरनल फोर्सेस पे काम कर रहा है उस अर्थ के अंदर ही, which built up the crust have been responsible for the variations in the outer surface of the crust. The Earth's surface is being continuously subjected to by an external forces originating within the Earth's atmosphere। तो अर्थ के सरफेस जो है वो लगातार लगातार एक्सटर्नल फोर्सेस से लगातार हमला हो रहा है उसके ऊपर। ठीक है। force originating within the Earth's atmosphere and by the internal forces from within the Earth। The external forces को एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं और इंटरनल फोर्सेस को इंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। द एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट। एक्सोजेनिक से क्या होता है? वियरिंग डाउन, इससे टूट फूट होता है, डिग्रेडेशन होता है, रिलीफ बनता है, एलिवेशन होता है, ऊंचाई आता है, वो एक्सोजेनिक से आता है। जबकि अगर आप देखेंगे फीलिंग अप, जैसे एग्रेडेशन हो या फिर बेसिन हो या डिप्रेशन बनना हो सरफेस के ऊपर, ये सब कहाँ से आया है? सब गड्ढा बन गया, कहीं कहीं ऊंचाई आ गया, कहीं पर्वत खड़ा हो गया। हाउ इट्स हैपन? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सोजेनिक। वाइल इंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यूसली एलिवेटेड या फिर बिल्ड अप पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस, and hence the exogenic forces fail to even out of the relief variations of the surface of the earth। So the variation remains as long as, ये वेरिएशन तब तक रहता है जब तक कि अपोजिंग एक्शन एक्सोजोनिक और इंडोजेनिक फोर्सेस कंटिन्यू। ये तब तक रहेगा जब तक वेरिएशन दोनों में रहेगा। इन जनरल टर्म्स में कह लीजिए तो इंडोजेनिक फोर्सेस आर मेनली, इंडोजेनिक फोर्सेस जो होना है वो निर्माण हेतु होता है, लैंड बिल्डिंग होता है। इंडोजेनिक फोर्सेस आर मेनली बिल्डिंग फोर्सेस, while exogenic forces are mainly wearing forces। Okay, I think you got it। चलिए, consider the following statement। primordial heat from the origin of the earth
is responsible for exogenic geomorphic process, or diastrophism is the process which leads to a formation of ocean basin and continents. Which are the correct? अब दो चीज समझ लीजिए आप अच्छे से, प्राइमोर्डियल हिट और डाइस्ट्रोफिज्म। चलिए, आई थिंक यू गॉट इट। दोनों के स्टेटमेंट क्या है? पहला ही गलत है, दूसरा एनर्जी emanating from within the earth is the main force behind the endogenic geomorphic। इंडोजेनिक जियोमॉर्फिज्म के कारण धरती से ऊर्जा, धरती से उष्मा जो है ना वो बाहर आ रहा है, इमेंटिंग हो रहा है, एनर्जी इमेंटिंग हो रहा है। दिस एनर्जी इज मोस्टली जनरेटेड बाय द रेडियो एक्टिविटी, rotational, tidal friction, and primordial heat from the origin of the earth, and primordial heat from the origin of the earth. All the process that moves, alleviate, or build up proportion of the earth's crust come under disterophism। तो जितने भी ये सब जो फोर्स आप देख रहे हैं, चाहे एलिवेट हो, बिल्डअप हो, सब के सब जो है ना डाइस्टोरोफिज्म। डाइस्टेरोफिज्म ऑल्सो कॉल्ड टेक्टोनिज्म, इसको टेक्टोनिज्म भी कहा जाता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड टेक्टोनिज्म। लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन, मतलब लार्ज स्केल डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट बाय नेचुरल प्रोसेस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, जिससे कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है, ओशियन बेसिन बन सकता है, माउंटेन सिस्टम का निर्माण हो सकता है, प्लेट बनते हैं, रिफ्ट वैलियाँ बनती है, और भी अदर फीचर्स by mechanisms such as a lithospheric plate movement, volcanic loading और folding। सब के सब डाइस्टेरोफिज्म है, या इसको आप टेक्टोनिज्म कहिए, या लार्ज स्केल पे बड़े स्तर पर मतलब कर सकते हैं कि अर्थ का क्रस्ट जो है ना वो नए नए चीज़ों का फॉर्मेशन करता चला जा रहा है। दैट इज कॉल्ड डाइस्ट्रोफिज्म। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, all exogenic geomorphism, all exogenic geomorphic process derive their ultimate energy from sun। The process of denudation does not depend upon the physical condition of the rocks। ये जो डिनडेंसन की जो प्रोसेस होती है, क्या उस वो डिपेंड नहीं करता फिजिकल कंडीशन ऑफ द रॉक पे? ऑफकोर्स करता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, लेकिन दूसरा गलत है। एक्सोजेनिक प्रोसेस derive their energy from atmosphere determined by the ultimate energy from sun। अल्टीमेट एनर्जी तो समझ लीजिए सन से ही मिलता है उसको। जितना भी एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है, बाह्य प्रोसेस, धरती के ऊपर जितना भी कुछ हो रहा है, ठीक है, उसको एनर्जी तो चाहिए उस चीज़ को होने के लिए, तो इसको सन से मिलता है एनर्जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं आप। एंड ऑल्सो द ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फोर्सेस, और जो कुछ प्रक्रिया होती है वो टेक्टोनिक प्रोसेस से होती है। डिनडेशन डिपेंड्स ऑन फिजिकल, जैसे कि फॉल्ट्स, ओरिएंटेशन, इंक्लाइनेशन ऑफ बेड्स, प्रेजेंस ऑफ और absence of joints, bedding plants, bedding planes, hardness, softness of the component minerals, permeability and chemical susceptibility of mineral constituents to corrosion, प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स। मतलब ओवरऑल ऐसा आप बिल्कुल नहीं कहिएगा कि डिनडेशन जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो करता है। विच आर द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का इसमें से कौन कौन परिणाम है?
changes in landform, biodiversity, enrichment and concentration of ores। तो लैंडफॉर्म में तो बदलाव वेदरिंग के कारण ही होता है। एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन और वो भी सही है। एक और तीन तो डेफिनेटली सही है। अगर आप दो के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं कि वेदरिंग से क्या बायोडाइवर्सिटी जो है वो वेदरिंग का परिणाम है क्या, तो एक तरह से देखा जाए तो देखिए शुरुआत में प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन कोरिलेट देम इवन सिंपली से यस बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं इसका परिणाम हो सकता है। अगर इसमें आप फंस रहे हो, एक और तीन तो दिया ही नहीं है, तो डेफिनेटली एक और दो और तीन आंसर हो गए बस। कभी कभी आपको ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान की नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत है। वेदरिंग प्रोसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो वेदरिंग है ना प्रोसेस आर the responsible for breaking down the rocks into smaller fragments and preparing the way for the formation of not only regolithic on soil but also the erosion, mass movement, biomes, biodiversity is basically a result of forest vegetation, forest dependent upon the and depth of the weathering mantles. इरोजन कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट इफ द रॉक्स आर नॉट वेदर्ड। इरोजन हो ही नहीं सकता जब तक कि रॉक जो वेदर ना हो, उस पर वेदर का कोई प्रभाव ही ना पड़े। वेदर मतलब समझ गए ना, बाह्य प्रक्रिया होता है वो। दैट मीन्स द वेदरिंग एड्स मास वेस्टिंग, इरोजन एंड रिडक्शन ऑफ द रिलीफ एंड चेंजेस इन द लैंड फॉर्म्स आर consequences of erosion. Weathering of rocks and deposits helps in the enrichment and concentration of certain valuable ores of iron, manganese, aluminum, copper, etc., which are of great importance for the national economy. With the reference to the intrusive volcanic landform, what are the batholiths? Batho are the rock masses formed due to the cooling down and solidification of hot magma inside the earth। अर्थ के अंदर चलिए देखिए, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म व्हेन मैग्मा जो है ना वो कूल हो जाता है विद इन दी क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर ही मैग्मा ठंडा हो गया तो उससे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनता है। तो बैथोलिक आर द लार्ज रॉक मासेस, बैथोलिक आर लार्ज रॉक मासेस formed due to cooling down and solidification of hot magma inside the earth। They appear on the surface only after the denudation process remove the overlaying materials। Batholith form the core of huge mountains and may be exposed on surface after erosion। These are granite bodies। Consider the following: quartzite, granite, basalt, sandstone, diorite। Which are the igneous rocks? Igneous rocks कौन कौन से हैं? igneous क्वार्जाइट, ग्रेनाइट तो डेफिनेटली है, बेसाल्ट बिल्कुल नहीं है, यह है ऐसे है। igneous रॉक लावा से बना है। सिलस्टोन, एडोराइट, सिलस्टोन, क्वार्जाइट, ग्रेनाइट igneous रॉक्स से बना है। चार में आप चांस ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। आई थिंक इसमें चार है ही नहीं कहीं, तो दो तीन पाँच आंसर सही है। igneous rock are one of the three main rock types। igneous rock is formed due to the या फिर through the cooling and solidification of magma या फिर lava। they may form with or without crystallization, बिना क्रिस्टल का या बिना। they may form with or without crystallization either below the surface of the इंट्रूसिव रॉक बन जाएगा और या फिर ऑन द सरफेस एज ए एक्सट्रूसिव रॉक्स बनेगा। जैसे कि igneous rocks are
जैसे इग्नियस रॉक्स आर डायोराइट, ग्रेनाइट, बसाल्ट, टफ एंड पुमाइस। क्वार्जाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। क्वार्जाइट जो है ना वो मेटामॉर्फिक रॉक है। वाइल सिलस्टोन इज सेडिमेंट्री रॉक्स। यस यू गॉट इट। सिलस्टोन जो है ना वो एक सेडिमेंट्री रॉक्स है। Consider the following: crust, upper mantle, lower mantle, and core. Which of the above describe lithosphere? Which of the above describe the lithosphere? Crust, upper mantle, lower mantle, चार को बात कर दीजिए, एक और दो सही है। Lithosphere is a rigid, rocky outer layer of earth, consisting the इसमें क्या होता है? क्रस्ट होता है and solid outermost layer of the upper mantle. Crust and solid outermost layer of upper mantle. It extends up to the depth of 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की गहराई तक जो मिलता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। इट इज ब्रोकन इनटू अबाउट अ डजन सेपरेट रिजिड ब्लॉक्स और प्लेट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात, 100 किलोमीटर, इसमें क्रस्ट और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अपर मेंटल क्रस्ट 100 किलोमीटर। Consider the following statement regarding convergent boundary interaction. Convergent एक होता है डाइवर्जेंट, दे आर कंस्ट्रक्टिव इन नेचर। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड रिफ्ट वैलीज। दूसरा तो बिल्कुल गलत है, और कंस्ट्रक्टिव नेचर का कैसे हो जाएगा? तो दोनों के दोनों इनकरेक्टिव है। देखिए, कॉन्वर्जेंट प्लेट इज अ बाउंड्री व्हेन द टेक्टोनिक प्लेट्स क्रश इनटू ईच अदर्स। एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं, क्रश कर जाते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। दिस बाउंड्रीज आर often subduction zone where heavier plate slips under the lighter plate। तो भारी प्लेट के नीचे, ये भारी प्लेट है, इसके ऊपर सस्ता हल्का प्लेट चढ़ जाता है, यहाँ पर गलता है लोग। दिस इज सबडक्शन जोन। दिस इज बड़ा प्लेट, भारी प्लेट नीचे चला जाता है, और छोटा प्लेट हल्का प्लेट ऊपर चला जाता है। ये हल्का वाला है, ये भारी वाला है। अगर ये सबडक्शन जोन बना दिया मैंने, ऊपर एक बड़ा सा प्लेट ले लीजिए और नीचे एक छोटा सा प्लेट ले लीजिए। तो ये भारी प्लेट नहीं है, ये वाला भारी प्लेट है। भारी प्लेट चूँकि नीचे चला जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा है ना, और एक हल्का प्लेट है, एक दूसरे के ऊपर सबडक्शन जोन में यहाँ पर गलेगा। Boundaries are often subduction zone whether the heavier plate slips under the lighter plate, creating a trench. Under the subduction zone, under the subduction zone, convergent planes boundary also lead to mountain fold building। इससे माउंटेन बिल्डिंग का निर्माण हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड हो सकता है, आइलैंड बन सकता है। बोथ कन्वर्जेंट प्लेट्स, और अगर ओशनिक हो, अगर दोनों के दोनों ओशनिक प्लेट हो, द वोल्केनिक या वोल्केनोस फॉर्म कर्व line of island known as island arc which is parallel the trench। Divergent boundaries are responsible for sea floor spreading। जैसे एक दूसरे से दूर जा रहे लोग, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई? सी फ्लोर बनेगा, रिफ्ट वैलियाँ बन जाएगी। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट: फिजिकल एंड chemical weathering process are independent of each others। फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग जो है वो एक दूसरे से स्वतंत्र है। वेदरिंग इज ए इनिशियल स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये बात तो सही है, लेकिन दूसरा पहला स्टेटमेंट अब जनरल गलत है। फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग प्रोसेस आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। आई मीन दे आर इंटरडिपेंडेंट।
They are not independent of each other. They are interdependent. They are different but still interdependent. Physical हो या मैकेनिकल weathering कहिए process depends on some applied forces. The applied forces could be gravitational forces such as overburden pressure, load, shearing stress, expansion forces due to the temperature changes, crystal growth या फिर animal activity, water pressure controlled by bathing or drying cycle. Chemical weathering depends on a group of weathering process like solution, carbonation, hydration, oxidation, reduction, act on the rock to decompose, dissolve, reduce them in a fine plastic state through chemical reaction by oxygen, surface or soil, along with heat must be present to speed up all chemical reaction. Over and above the carbon dioxide present in air, decomposition of plants, animals increases the quantity of quantity of car- carbon dioxide underground. The chemical reaction on various minerals are very much similar to the chemical reaction in a laboratory. These forces are interdependent. For example, availability of water. Availability of water and heat depends on physical factors, while the chemical reaction depends on the availability of water and heat. Weathering is the initial stage in the formation of soil. Weathering is the name given to the process by which rocks are broken down to the form soil. Rocks and geological sediments are main parent material. Soil. It is from it is from the rock and sediment that soils inherit their particular texture. Consider the following statements. Longitude helps in determining the intensity of sunlight received at a point. Longitude is longitude क्या आपको मदद करता है डिटरमाइनिंग करने में इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट रिसीव्ड एट अ पॉइंट. All longitudes are equal in length. जितने देशांतर है सब इक्वल होते हैं लेंथ में. Places to east of the Greenwich meridian gain time while those west lose time. दो और तीन तो डेफिनेटली सही है. देखिए latitudes helps in determining the intensity of sunlight received at a point. They divide Earth into torrid, temperate, and free zone. All longitude are equal in length because each line of longitude equals half of the circumference of the Earth because each extends from north to south and south to north. The Earth rotates from west to east. So every 15 degree per. So go to eastwards. अर्थ तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है. ठीक है. So every 15 degree go eastwards. Local time is advanced by 1 hour. Conversely, if we go westward, local time is retarded by 1 hour. We may thus conclude that places east of the Greenwich see the sun earlier and gain time, whereas places west of the Greenwich see the sun later and lose time. Consider the following statement. Days always appear longer than nights at the equator due to the refraction of sun. Days always appear longer than the nights at equator
due to the reflection of the rays of the sun. There is a fall in temperature as we move from equator towards pole because of geoid shape of the earth and the position of the sun. कारण तो कुछ और ही है, लेकिन इसका कारण क्या? पहला वाला तो ऐसे ही गलत है, दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं. Why days always appear longer than the nights at equator? आखिर ये जो अच्छा इक्वेटर पे दिन ज़्यादा लंबा रातें की तुलना में ऐसा क्यों? If there was no atmosphere, there would be no refraction, and daytime and nighttime would be near equal at equator, at least during the equinox. But due to the atmosphere, sun's rays gets refracted, bending of light. Refraction is particularly stronger during the morning and evening time when the sun's rays slant. Even though the actual sun is below the horizon, its apparent image would appear above the horizon due to the refraction. This makes days longer than the nights at equator. Why there is a fall in temperature with increasing latitude? Because of the spherical geoid shape of the earth, the position of sun, the energy received per unit area decreases from equator to poles. Also, equator receive direct sunlight while poles receive slant या oblique Q rays of the sun. Consider the following statement regarding layers of atmosphere. तो layers of atmosphere पे विचार कीजिए. All weather related phenomenon occurs in stratosphere. Okay. Stratopause separate stratosphere and troposphere. Meteors burn in mesosphere on entering from space. Radio waves are transmitted from the earth are reflected by the thermosphere. चलिए, पहली बात तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में कहाँ होती है. एक नंबर आप छाटिए और पहुंच जाइए 3 और 4 में. इट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर फाउंड अबव द टेस्फेयर. तो स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर लेते हैं. ये सेकेंड लेयर, अगर ये एक लेयर है तो ये एक लेयर है. ये है भैया स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि ट्रोपोस्फेयर के ठीक बाद है. और ये जो एक्सटेंड किया है ना, यहाँ से यहाँ के बीच 50 किलोमीटर का बीच, अप टू द हाइट 50 किलोमीटर के. दिस लेयर इज़ वेरी ड्राई. ये तो शुष्क होता है पूरा. एज इट कंटेंस लिटिल वाटर. पानी इसके पास लगभग मतलब इसमें ना के बराबर है, लिटिल वाटर. दिस लेयर प्रोवाइड सम एडवांटेज. कुछ फ़ायदे हैं इसके. पहला तो एडवांटेज फॉर फ्लाइट बिकॉज इट इज अबव इट इज़ अबव स्टॉर्मी वेदर. एक तो इसमें भयानक भयानक जो तूफान होता है वो सब आता नहीं है, और शांत होता है, स्टडी होता है. स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल विंड्स चलते रहते हैं, हवाएं ऐसे ऐसे चलती हैं स्ट्रॉन्ग. ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में खट खट खट, तो यहाँ से फ्लाइट लेना आसान होगा. ठीक है, फ्लाइट उड़ता बहुत आसान से. तो ओजोन लेयर इसी में पाता है. ओजोन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर में ही मिलेगा आपको. ठीक है, ओजोन का लेयर. ओजोन लेयर एब्जॉर्ब यूवी रेज एंड सेफगार्ड द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन. स्ट्रेटोपॉज सेपरेट स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर. तो मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो डिवाइड कर देता है, दैट आर कॉल्ड स्ट्रेटोपोस. बात कर लेते हैं मेसोस्फेयर की. मध्य अक्षांश, जैसे कि मेसोस्फेयर इज फाउंड अबव द स्ट्रेटोस्फेयर. ये अगर क्षोभ मंडल है, सम ये
क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद मेसोस्फीयर होता है, ये तीसरा जो लेयर है मेसोस्फीयर है। तो ये हुआ स्ट्रेटोस्फीयर, ये हुआ मेसोस्फीयर, दोनों के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन है, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मीजोपॉज, स्ट्रेटोपोज। द कोल्डेस्ट, ये जो मीजोस्फीयर है ना, वो कोल्डेस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर, जितने भी एटमॉस्फेरिक लेयर है उसमें सबसे ठंडा जो होता है वो मीजोस्फीयर ही होता है। और ये स्टार्ट होता है 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर तक, ठीक है। स्टार्ट एट दी 50 किलोमीटर एबव द सरफेस। अगर ये धरती है तो यहाँ से पहले 50 किलोमीटर जाइए ऊपर, उसके बाद यहाँ से 80 किलोमीटर जाइए या 85 किलोमीटर जाइए, तब ये यहाँ तक मिलता है, ठीक है। टेम्परेचर ड्रॉप्स विद अल्टीट्यूड दिस लेयर, जैसे जैसे ऊंचे चढ़ेंगे टेम्परेचर और गिरता चला जाएगा इस लेयर में, मेसोस्फीयर में। बाय 80 किलोमीटर रीच, जैसे आप 80 किलोमीटर पहुँचिएगा, इट रीचेज -100 डिग्री सेल्सियस। मेटोर्स बर्न अप इन दिस लेयर, और जितने भी मेटोर्स आते हैं उल्का पिंड, वो यहीं पर जल जाते हैं, शूटिंग स्टार जिसको बोलते हैं आप। द अपर लेयर लिमिट इज कॉल्ड मीजोपाउज, और इसका जो सबसे अंतिम जो लेयर होता है, जैसे आपने अभी पढ़ा ना स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में जो अंतिम लेयर होता है वो स्ट्रेटोपोज होता है, ठीक उसी तरह अगर ये मेसोस्फीयर है तो इसके सबसे जो इसका अंतिम सिरा होगा, ये जो अंतिम है, इसको बोलेंगे मेसोपोज, जो कि सेपरेट कर देगा मेसोस्फीयर को थर्मोस्फीयर से। तो थर्मोस्फीयर भी जान लीजिए। थर्मोस्फीयर, दिस लेयर इज फाउंड अबव मेसोपोज, यस, जो कि 80 से 400 किलोमीटर होगा। रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बाय दिस लेयर। जैसे अगर ये अर्थ है तो अर्थ से मानते हैं धरती के 80 से ये 400 किलोमीटर का जो दूरी है, मतलब 80 से 80 किलो, यहाँ से मान लीजिए 80 मान लीजिए, तो यहाँ से अगर मान लीजिए एंटीना लगाए हैं तो ये एंटीना में यहाँ पर भेजेगा इसको, वापस लौट के आएगा। ये रेडियो वेव्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा काम आता है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट, और हालांकि इसमें टेम्परेचर बढ़ता है। ऑरोरा एंड सैटेलाइट्स अकर इन दिस लेयर,